इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान चरम पर। आज 11 विधायक फिर जाएंगे दिल्ली। 25 विधायक पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल के लिए खेमेबाजी जोरों पर है। इधर टीएस सिंहदेव ने अंदरूनी तौर पर शुरू की है सक्रियता। टीएस सिंहदेव, खेमे के 8 विधायक और बाकी विधायकों से भी अंदरूनी तौर पर चर्चा हो रही है। पिछली बार पहुंचे थे 62 विधायक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में घमासान और 11 विधायक दिल्ली आए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान जारी है, 11 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। आदित्य हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, 11 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं और 25 जो हैं वो पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे। क्या तस्वीर बनेगी अब? देखिए, 25 विधायक पहले से ही दिल्ली में मौजूद है, 11 आज पहुंचने वाले हैं। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में खेमेबाजी करने ये विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। एक चर्चा अंदरूनी तौर पर सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है। कुछ विधायकों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो उन्होंने कहा कि 57 विधायकों के समर्थन वाला एक पत्र है जिसमें 57 विधायकों के हस्ताक्षर है। यह हस्ताक्षरों वाला पत्र पीएल पुनिया को जो है, ये दिल्ली में मौजूद विधायक पीएल पुनिया से पहले मिलेंगे, पीएल पुनिया को सौंपेंगे और उसके बाद फिर इन सारी चीजों से हाईकमान को अवगत कराया जाएगा, राहुल गांधी को अवगत कराया जाएगा। तो खेमेबाजी पूरी तरीके से जो है कि वो छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जो थी वो अटकलें अब जो है उन अटकलों के चलते हुए राजनीतिक जो यहाँ पर राजनीति गर्म हो चुकी है और टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों खेमे जो है वो अपनी अपनी तरफ से गुटबाजी के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। जी सर, शुक्रिया आदित्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों और ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और मिशन के तहत योजनाओं में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जल जीवन मिशन ऐप की भी शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ करेंगे, जहां कोई भी व्यक्ति, संस्था, कॉर्पोरेट या परोपकारी चाहे वो भारत में हो या फिर विदेश में, हर ग्रामीण घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रमशाला और अन्य सरकारी स्थानों में जल नल का पानी कनेक्शन देने में मदद के लिए योगदान दे सकता है। हरियाणा के झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा किया। कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी पिछले कई महीनों से किसान संगठनों के निशाने पर है। और इसी कड़ी में जैसे ही किसानों को डिप्टी सीएम के कार्यक्रम की खबर मिली, वो काले झंडे लेकर उनका विरोध करने पहुंच गए। लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और वो अपने रास्ते का रोड़ा बने बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस उनके सामने दीवार बनकर खड़ी रही। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने जब बैरिकेड को पार करना चाहा तो पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि तब तक ये प्रदर्शन भारी हंगामे में तब्दील हो चुका था, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में जाने के लिए बवाल मचा रहे लोगों पर पानी की बौछार शुरू कर दी गई। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। आगे जाने की जिद पर अड़े लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने वहां खूब नारे भी लगाए। बाद में कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। और किसानों का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दुष्यंत चौटाला के ही कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। अंबाला में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और पार्टी के सांसद रतनलाल कटारिया की बैठक में हंगामा करने की कोशिश की गई। लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि वो लोग फिर भी नहीं माने और पुलिस के घेरे को पार करने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद उन पर पानी की बौछार की गई। लेकिन वहां से भागने के बजाय वो लोग वहीं डटे रहे। कुछ तो जमीन पर बैठकर शोर मचाने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने उन्हें एक एक कर वहां से हटाना शुरू कर दिया। धान खरीदी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आज पंजाब में कांग्रेस विधायकों के आवास के बाहर प्रदर्शन करेगा। आज सुबह 10 बजे से किसानों का ये प्रदर्शन शुरू होगा। नाराज किसानों का दावा है कि जब तक सरकार धान की खरीद शुरू नहीं करती तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ढेरों ढेर लगे हुए हैं तो इनसे बहुत बड़ा नुकसान किसान का हो जाएगा।
क्योंकि 10 दिन में जो कटाई लगभग 80% कटाई जो हो जाएगी। अभी 121 धान की भी कटाई हो रही है। पंजाब और हरियाणा में तय वक्त पर धान नहीं खरीदे जाने से किसान भड़क गए और कई जगहों पर प्रदर्शन करने लगे। दोनों राज्यों में अक्टूबर की पहली तारीख से धान खरीदा जाना था, लेकिन बारिश की वजह से धान में आई नमी की वजह से यह तारीख 10 दिन आगे बढ़ा दी गई, जिसके बाद किसान भड़क गए। हरियाणा के करनाल में तो वो प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इससे पहले कई किसान धान लेकर मंडी पहुंच गए और बेचने के लिए अपना धान वहां गिरा दिया। उन्होंने अपने मोबाइल में तय तारीख भी दिखाई। बहुत सारे किसान तो धूप में धान से भरी ट्रॉली लेकर खड़े ही रह गए। गुस्साए किसानों ने प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी भी दे डाली। या तो कल तक 2 तारीख तक ये खरीद चालू कर दो, नहीं तो परसों 3 तारीख को जितने भी सांसद और जितने भी एमएलए ना ट्रालियां उनके घर के सामने होगी। ये मामला पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का है, इसलिए अकाली दल भी इसमें कूद पड़ा और उसने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को घेर लिया। पंजाब सरकार दी फेलियर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी फेलियर। इस बीच दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मामले में प्रधानमंत्री से बात की और उनसे धान की खरीद शुरू करवाने की मांग की। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। केंद्र सरकार के पंजाब और हरियाणा को भेजे गए खत के बाद धान की खरीद रुकी, क्योंकि उसमें तारीख आगे बढ़ाने की बात लिखी गई थी और दलील दी गई थी कि पंजाब और हरियाणा में बारिश के कारण धान में नमी पैदा हो गई है। इस वजह से राज्य सरकारें अपनी एजेंसियों को निर्देश दें कि जब तक धान सूख नहीं जाता तब तक उसे न खरीदा जाए। केंद्र की ओर से यह भी लिखा गया कि सरकारी एजेंसियां 11 अक्टूबर से खरीदारी करें, जबकि पंजाब और हरियाणा में अक्टूबर की पहली तारीख से धान की खरीद शुरू होने वाली थी। उधर करनाल में भी किसान सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया है। खबर है कि करनाल में किसान सीएम आवास का घेराव करेंगे और इसके लिए भारी संख्या में किसानों से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर करनाल पहुंचने को कहा गया है। यहाँ 10 बजे अनाज मंडी में इकट्ठे होकर सभी किसान साथी ज़्यादा बड़ी संख्या में और अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ साथ लेकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे और जितनी हमारी ट्रालियाँ फसल की भरी खड़ी हैं वो सीएम हाउस के अंदर उतारेंगे। उधर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने सरकार के इस फैसले का बचाव किया और धान की फसल में नमी होने का दावा करते हुए इस फैसले से किसानों की मदद करने की बात कही। खाने की प्रक्रिया पे हम लोग जोर दें और जो धान है उसकी खरीद एक नियमितवार तरीके से हो, सुचारू रूप से हो, बिना किसी दिक्कत के हो, उसके लिए ये बेसिकली टाइम दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में हुई भारी बारिश ने हालात इस कदर बिगाड़ दिए कि वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर गई। आसमान से बरसे पानी की वजह से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जिससे वहां रहने वाले लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस आफत का सामना पश्चिम मेदिनीपुर जिले के लोगों को भी करना पड़ा। वहां के घाटल इलाके में चारों तरफ पानी से घिरे एक मकान के ढहने की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वो मकान चंद सेकंड में ही किसी खिलौने की तरह गिर गया। वहीं पश्चिम बर्धमान जिले में भारी बारिश की वजह से दुर्गापुर बैराज में पानी बढ़ गया। ऐसे में बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई। आसमान से बरसी आफत से बिगड़े हालात का सामना आसनसोल में रह रहे लोगों को भी करना पड़ा और वहां के कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि कई मकान उसमें डूब गए। फिर ऐसे में सड़कों के बारे में सोचना तो बेमानी हो गया। लोगों के आशियाने, दफ्तर, स्कूल और मंदिर और ये तस्वीरें राजघाट की दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महात्मा गांधी को। सीधी तस्वीरें राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं और उन्होंने फूल अर्पित कर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर पहुंचे हुए हैं रामनाथ कोविंद और परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अब आप देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। आज गांधी जयंती के मौके पर राजघाट में तमाम बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले
प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी भी पहुंची और इसके साथ साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी राजघाट पहुंचे और उन्होंने गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजघाट पहुंचे और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की और थोड़ी देर वहां पर जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज गांधी जयंती के मौके पर तमाम बड़े चेहरे राजघाट पहुंच रहे हैं और रामनाथ कोविंद को आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जिन्होंने फूल अर्पित किए और परिक्रमा करते हुए जो बापू हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है और बापू के विचारों और उनके योगदान को आज पूरा देश नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी ही देर पहले राजघाट पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो इस वक्त राजघाट में मौजूद हैं और वहां पर जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। गुजरात के पोरबंदर में 1869 में उनका जन्म हुआ। 152वीं जयंती आज पूरा देश मना रहा है और गांधी के विचारों, उनके आदर्शों को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में गर्व के साथ याद किया जाता है। और आज पूरा देश राष्ट्रपिता गांधी को याद कर रहा है। देश की आजादी में महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए देश को आजादी दिलवाई और उनके योगदान को ये देश हमेशा याद रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ये भी कहा कि जो गांधी जी का जीवन है वो हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जम्मू में भी वाघा बॉर्डर की तरह रिट्रीट सेरेमनी होगी। आज शाम 4:30 बजे आरएसपुरा सेक्टर के ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर बीएसएफ की तरफ से रिट्रीट सेरेमनी होगी। हालांकि इसमें पाकिस्तान भाग नहीं लेगा। रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन बीएसएफ अपने ही इलाके में करेगा। तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा विशेष तौर पर इस रिट्रीट सेरेमनी में शामिल होंगे। दिल्ली के लाजपत नगर में एक लड़की की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। लड़की एक घरेलू नौकरानी का काम करती थी और उसके परिवार ने आरोप लगाया कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई। इतना ही नहीं, लड़की की मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार और आसपास के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। लड़की का शव जिस घर से मिला उस घर के बाहर हंगामा बढ़ने लगा। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है, जिसके बाद उसकी जलाकर हत्या कर दी गई है। लड़की का शव घर के जिस बाथरूम में दिखा उसकी दीवारों पर कालिख भी साफ दिखी। मरने वाली लड़की की मां ने आरोप लगाया कि उसे जलाकर मारा गया। लड़की की मां भी उसी घर में नौकरानी का काम करती है। प्यारों में आग जल रही थी। मैंने एक मग्गा पानी डाल के देखा तो माची जी पड़ी हुई थी, एक डब्बा पड़ी हुई थी, उसमें तेल थी। घर के मालिक की तरफ से कहा गया कि लड़की की मौत करंट लगने से हुई, जबकि पुलिस जांच से पहले कुछ भी बोलने से बच रही है। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं, अभी नहीं बता। लेकिन घर के मालिक और उसकी पत्नी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस वाले जब दोनों को गाड़ी तक लेकर जाने लगे तब भी उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस वाले उन्हें भीड़ से बचाकर ले गए। इराक की राजधानी बगदाद में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के 2 साल पूरे होने के मौके पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। पिछले 2 साल में वहां हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, जिनकी तस्वीरें हाथों में लेकर सैकड़ों लोगों ने बगदाद की सड़कों पर मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में बड़े बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हुईं। कुछ लोग अपने हाथों में सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखे पोस्टर पकड़े नजर आए, जबकि कुछ के हाथों में झंडे दिखे। 2 साल पहले इराक में ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर शुरू हुए थे। तब से लेकर अब तक वहां ना जाने कितने प्रदर्शन हो चुके हैं। इराक में 10 अक्टूबर को चुनाव भी होने हैं। प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया।
वहां तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार एक बुजुर्ग की जान ले ली, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया और कार चलाने वाले शख्स के बाहर आते ही सब उस पर टूट पड़े। किसी ने थप्पड़ों से उसे मारा तो कोई घूंसे चलाता दिखा। एक आदमी ने तो उसी मोटरसाइकिल का साइलेंसर उठाया और कार चलाने वाले को पीटने लगा। नीले रंग की शर्ट में मौजूद आरोपी लगातार भीड़ से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोग उसे आगे बढ़कर मारते रहे। ये सिलसिला तब तक चला जब तक वो पास मौजूद एक घर के अंदर नहीं चला गया। दावा किया गया कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से बुजुर्ग को टक्कर लगी। हादसे के बाद कार पास की एक दुकान में जा घुसी, जिससे उसकी सूरत ही बदल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, दोषियों को हिरासत में लिया गया है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इस हादसे में बुजुर्ग शख्स को काफी चोट आई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान उसने मेरठ में दम तोड़ दिया। बिहार के नालंदा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सैलाब को पार करते वक्त कुछ लोग बह गए। हालांकि बाद में वो सभी तैरकर किनारे पर आ गए, लेकिन उनको सैलाब में बहता देख वहां खड़े लोगों की सांसें अटक गईं। इससे पहले जिस रास्ते पर सैलाब आए उसे पार करने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पाया। फिर नीली शर्ट पहने एक आदमी आगे बढ़ा। कुछ दूरी तक वो सावधानी से चलता रहा, लेकिन सैलाब ने उसके पैरों को जमीन से उखाड़ दिया और वो बह गया। कुछ देर बाद वो किनारे लगा तो सामने की तरफ से दूसरे आदमी ने सैलाब को पार करने की कोशिश की। उसका भी यही अंजाम हुआ। इतना सब होने के बाद एक तीसरे शख्स को भी यही बेवकूफी करने की सूझी। वो भी बिना किसी सावधानी के सैलाब में उतर गया। हालांकि वो भी ज्यादा देर तक अपने पैरों को पानी में नहीं टिका सका। तीनों लोग बाद में तैरकर किनारे तक पहुंच गए। उनके आने के बाद कुछ लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश भी बेकार रही। अमेरिका के हवाई राज्य में पृथ्वी के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में एक ज्वालामुखी अचानक फट गया। ये वही ज्वालामुखी है जिसने वहां 3 साल पहले इतना कोहराम मचाया था कि 700 से ज्यादा मकान तबाह हो गए थे और हजारों लोग अपना घर छोड़कर भाग गए थे। हालांकि इस बार जिस जगह पर यह ज्वालामुखी फटा है वो पूरा हिस्सा एक नेशनल पार्क में आता है, जहां आम लोग नहीं रहते। लेकिन अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। आगे ये ज्वालामुखी क्या क्या रंग दिखाएगा उसका अंदाजा किसी को नहीं, क्योंकि तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लगा कि ज्वालामुखी का असली रूप सामने आना अभी बाकी है। ज्वालामुखी के अंदर हिलोरे मार रहे लावे को जहां रास्ता मिला उसने वहीं से ही जमीन फाड़ कर निकलना शुरू कर दिया। इसके बाद तो ज्वालामुखी पर उबलते लावे की ऐसी झील दिखी जिसमें मोटे मोटे बुलबुले फूटते नजर आए। लावा भी इतना सुर्ख कि देखने वाले की आंखें ही चौंधिया जाएं। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें ज्वालामुखी के मुंह से धुएं और गैसों का ऐसा गुबार उठता नजर आया कि लगा जैसे वहां से बादल बनकर निकल रहे हों। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत जल्द नई पार्टी के साथ पंजाब में ऐलान जंग कर सकते हैं। कैप्टन के नेतृत्व में पंजाब में थर्ड फ्रंट बनने के भी संकेत मिलने लगे हैं। एक दिन पहले दिल्ली से चंडीगढ़ लौटने के बाद उन्होंने ये साफ कर दिया था कि ना तो वो कांग्रेस में रहेंगे और ना ही बीजेपी में जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली से चंडीगढ़ लौटते ही पंजाब की सियासत में खलबली मचना शुरू हो गई। कांग्रेस छोड़ने के ऐलान और बीजेपी में ना जाने के कैप्टन के दावे के बाद पंजाब में थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट सिर उठाने लगी है। इसका संकेत राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा के बयान से मिला। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ढींढसा ने कैप्टन के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने की संभावना जताई। ढींढसा ने कहा कि कैप्टन अगर किसानों के मुद्दे को हल करवाने में कामयाब होते हैं तो फिर विचारधारा और मुद्दों पर थर्ड फ्रंट बनाने की पहल का वो स्वागत करेंगे। किसानी दे मसले ते किसी नाल भी इकट्ठे होकर उधर किसानी दा मसला हल कराने लिए किसी नाल भी इकट्ठे होता है, चाहे कैप्टन हो। हाँ, कैप्टन हो, क्यों नहीं होता। ढींढसा के बयान को गंभीरता से लेने की वजह खुद कैप्टन ने दी है। दिल्ली से चंडीगढ़ लौटते ही कैप्टन ने कांग्रेस और बीजेपी को लेकर जो कुछ कहा उसमें इसका संकेत है। नंबर 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. सवाल उठता है कि कैप्टन के पास क्या विकल्प है। बताया गया कि पंजाब लौटने के साथ ही कैप्टन कांग्रेस के कई विधायकों और सांसदों के संपर्क में है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अपने समर्थकों और कुछ किसान नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत के बाद कैप्टन 15 दिनों के अंदर किसी बड़े फैसले यानी कि नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं।
बताया गया कि पंजाब कांग्रेस के कई विधायक कैप्टन के साथ जा सकते हैं। नई पार्टी विचारधारा के आधार पर थर्ड फ्रंट बना सकता है। पंजाब में कांग्रेस में मचे घमासान के बाद कई नेताओं की नाराजगी से कैप्टन की उम्मीदों को पंख लगने लगे हैं। इसकी एक झलक पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के उस ट्वीट में भी दिखी, जिसमें कैप्टन और अमित शाह की मुलाकात की तस्वीर के साथ मशहूर शायर बशीर बद्र का शेर नजर आया। जाखड़ ने ट्वीट किया, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चूंकि अपने 2 दिन के दिल्ली दौरे के समय कैप्टन ने जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद उनकी बीजेपी में जाने की संभावनाओं ने जोर पकड़ लिया। लेकिन अगर कैप्टन बीजेपी में नहीं जा रहे तो फिर अकाली दल या आम आदमी पार्टी में भी जाने की संभावना उनकी ना के बराबर है। कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे से पहले और इस्तीफे के बाद जिस तरह से राष्ट्रवाद का कार्ड खेला, उसके बाद बीजेपी में जाने के अलावा उनके पास अपनी पार्टी बनाने का ही रास्ता बचा है। कैप्टन के तेवर से साफ है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ ही इमरान खान के दोस्त और जनरल बाजवा से गले मिलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को हराने का बीड़ा उठा लिया है। दिल्ली दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन असल सवाल यही है कि क्या कैप्टन को पार्टी में मौजूद उनके खेमे के विधायकों का समर्थन मिलेगा। इस सवाल का जवाब देने से अमरिंदर ने फिलहाल इनकार कर दिया। कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे, साथ ही फ्लोट क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊंगा? अमरिंदर ने भले ही जवाब न दिया हो, लेकिन कम से कम 1 दर्जन विधायकों और नेताओं के उनके साथ आने का अनुमान है। लेकिन अगर नाराज विधायकों की संख्या 2 दर्जन हो जाती है तो मौजूदा कांग्रेस सरकार अल्पमत में भी आ जाएगी। ऐसे में फ्लोर टेस्ट हुआ तो सरकार गिर जाएगी और पंजाब में राष्ट्रपति शासन का रास्ता खुल जाएगा। ये तो हम स्पीकर ने देखना है कि अगर ऐसे हालात कोई बन जान कि मेजोरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे। नॉट माय जॉब, मेरा काम नहीं है करना कहना। पंजाब में भाजपा किस मुगालते में है या अपना कोई उनके मन में ऐसा भ्रम है, ऐसा पाप करने जा रहे हैं कि सरकार गिराने का भाजपा, तो मैं उनको वार्न करना चाहता हूं। वहाँ श्री चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ है। चूंकि पंजाब में किसान बड़ा वोट बैंक है, इसलिए नई सियासत के लिए उनकी नजर किसानों के मुद्दों पर है। कैप्टन ने अमित शाह से मुलाकात की बड़ी वजह किसानों के मुद्दों पर बातचीत ही बताई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अगर किसानों का दिल जीतने में सफल होते हैं तो उनकी कसम रंग ला सकती है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵੇ। जाहिर है आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति में कई उतार चढ़ाव और दिलचस्प घमासान देखने को मिल सकते हैं। कृषि सुधार कानून के खिलाफ सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाई और यहां तक टिप्पणी कर दी कि उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि किसान महापंचायत नाम के एक संगठन की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सड़कों पर हो रहे किसान आंदोलनों पर नाराजगी जाहिर की। इस संगठन ने याचिका में दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की इजाजत मांगी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है। यही नहीं, जज ने यह भी पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सड़कों पर जो संगठन कृषि सुधार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है, जो रुकना चाहिए। और सड़क को जैम रखने पर भी जज ने सवाल उठाया कि एक बार कानून को अदालत में चुनौती देने के बाद प्रदर्शन का कोई तुक नहीं बनता, जिस पर याचिकाकर्ता ने सफाई दी कि वो प्रदर्शन कर रहे किसानों से अलग हैं और उन्होंने कहीं भी रास्ता जाम नहीं किया। तो कोर्ट ने कहा कि वो इस बारे में अदालत में हलफनामा दाखिल करे। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, हमें डेली आना जाना होता है, कहाँ से घूम के जाते हैं, सुबह ऑफिस जाना होता है। परेशानी तो है, घूम के आना पड़ रहा है। वहाँ से अगर रास्ता ये खुला होता तो ये रोड से ना जीना बना हुआ है, इससे क्रॉस करके पैदल भी हम आ सकते थे। आम लोगों के लिए दिल्ली में लंबे समय से बंद चल रहे धार्मिक स्थल फिर खुल गए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। एक दिन पहले ही केजरीवाल सरकार ने पूरी सावधानी के साथ राजधानी में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में और गुरुद्वारों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की इजाजत दी थी।
जिसके अगले ही दिन धार्मिक स्थलों में जाने के लिए तरस रहे लोग वहां पहुंच गए, जिसकी कुछ तस्वीरें श्री कालका जी मंदिर से भी सामने आईं, जहां माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ध्यान में रखते ही मुख्य द्वार तक जाने दिया गया। इसके लिए वहां सिविल डिफेंस के कई लोग तैनात दिखे। देवी पक्ष शुरू होगा और पूजा का महत्व ज्यादा होगा। कालका जी मंदिर को भी ओपन किया गया है और श्रद्धालु जो धीरे धीरे मंदिर की तरफ आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने भरोसा दिया कि वहां कोरोना नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है। कोई भी अगर बिना मास्क के है तो एंट्रेंस है ही नहीं उसकी। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर से भी सामने आईं, जहां श्रद्धालुओं का बजरंग बली के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। इस दौरान मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे लोग मास्क भी लगाए दिखे। जो मंदिर के दरवाजे हैं वो अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं, जल्द ही इसे पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। काफी वक्त से अपने घर में पूजा कर रहे लोगों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। अच्छा लग रहा है बहुत, अब आगे और भी खुलेगा। पहले बंद था तो सब ऐसे ही चल रहा। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुल तो गए, लेकिन पहले के मुकाबले ऐसे सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ कम ही दिखाई दी। दोहा में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोहा में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया ने 3-0 से हराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 5 विकेट पर 276 रन बना लिए। दूसरे दिन भी इस टेस्ट में बारिश की वजह से कई बार खेल रोकना पड़ा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन्होंने गुजरात में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में खेत में शौच के लिए गए एक बच्चे पर जुल्म ढाया गया। बताया गया कि उस खेत के मालिक ने गुस्से में आकर उस बच्चे को बिजली के एक खंभे से बांध दिया। यही नहीं, उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया गया ताकि वो शोर न मचा सके। इसके बाद जब वो बच्चा काफी देर तक अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। तो उधर देखा है, फिर जाकर तो वो पुल से बंधा हुआ मिला है बच्चा। बच्चे को इस हालत में देखने के बाद घर वालों ने थाने में इसकी शिकायत की। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। दवा कंपनी जायडस कैडिला की बच्चों के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन की कीमत ही बच्चों के वैक्सीनेशन में रोड़ा बन रही। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि ज़ाइकोव-डी नाम की इस वैक्सीन के आने में देरी के पीछे इसका महंगा होना है। बताया गया कि इसके रेट के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कंपनी से बातचीत भी चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ज़ाइकोव-डी को देश के वैक्सीनेशन अभियान में शामिल कर लिया जाएगा। ज़ाइकोव-डी 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई है, जो कि बाकी कोरोना वैक्सीन से बिल्कुल अलग है। ये एक नीडल फ्री वैक्सीन है, मतलब ये कि जैसे बाकी वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए लोगों को दी जा रही हैं, ज़ाइकोव-डी वैक्सीन एक खास गन और एप्लीकेटर से बच्चों को लगाई जाएगी। इस तरीके की वजह से ही फंसा है ये पूरा पेच। वैक्सीन लगाने वाली गन की कीमत है 30,000 रुपए और एप्लीकेटर है 90 रुपए का। अभी वैक्सीन देश में मौजूद बाकी वैक्सीन की तरह 2 डोज वाली भी नहीं है। इसमें लेनी होंगी 3 डोज, वो भी दोनों बाजुओं पर, और हर डोज में वैक्सीन के 2-2 शॉट्स दिए जाएंगे। मतलब ये कि कुल 6 शॉट्स के बाद ही बच्चा वैक्सीनेटेड माना जाएगा। इसी वजह से वैक्सीन महंगी पड़ रही है और अपनी ज्यादा कीमत की वजह से वैक्सीन आने में देर हो रही है। लगता है कि लंबे समय से बुरे दौर से गुजर रही एयर इंडिया को अब किनारा मिल गया है। करीब 70 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी हो सकती है। दरअसल टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है और अगर टाटा सन्स के साथ ये डील होती है तो दिसंबर तक टाटा कंपनी को एयर इंडिया का मालिकाना हक मिल सकता है। लगता है कि अनगिनत मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली एयर इंडिया को अब खुद की मंजिल मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उसकी नई मंजिल उसका वही पुराना घर होगा जहां से एयर इंडिया की शुरुआत हुई थी। बताया जा रहा है कि टाटा सन्स ने सबसे ऊंची बोली लगाई है, यानी टाटा सन्स एयर इंडिया को अपना बनाने के सबसे करीब है। टाटा सन्स के साथ सरकार का सौदा पक्का होने के बाद एयर इंडिया की 67 साल बाद घर वापसी हो सकती है, क्योंकि टाटा समूह ने ही अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से कंपनी की शुरुआत की थी। साल 1947 में देश की आजादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की जरूरत महसूस हुई तो भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस में 49% हिस्सेदारी खरीदी और टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया बन गई। बाद में 1953 में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और ये सरकारी कंपनी बन गई। एयर इंडिया को साल 2020 से ही बेचने की कोशिश जारी है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हुई। दावा किया जा रहा है
कि सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के 100% हिस्सेदारी को बेचने के लिए सरकार ने 2 कंपनियों को चुना था। इसमें से एक कंपनी स्पाइसजेट थी और दूसरी टाटा सन्स। सूत्रों के मुताबिक टाटा सन्स ने इसके लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सरकार एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% हिस्सेदारी को बेचने के साथ साथ एयर इंडिया के ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AIS ATS के 50% हिस्सेदारी को भी बेचेगी। माना जा रहा है कि इस साल के दिसंबर महीने तक एयर इंडिया पर टाटा सन्स का मालिकाना हक हो सकता है। एयर इंडिया को बेचने की नौबत इसलिए आई क्योंकि कंपनी करीब 60,000 करोड़ के भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी। मार्च 2021 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी के 9.5 से 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में रहने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एयर इंडिया को खरीदने वाली कंपनी को करीब 23,286 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे और बाकी का कर्ज एयर इंडिया एसेट होल्डिंग्स लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि बाकी का कर्ज खुद सरकार उठाएगी। कोलकाता में